हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है असेंट ऑफ सेप यानी कि रस्सारोहण। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आज हम बात करेंगे असेंट ऑफ सेप। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था अवशोषण और रस्सारोहण यानी एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सेप आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टूडेंट इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक आपको सीधी सी परिभाषा या सीधी सी डेफिनेशन समझाऊँ तो सबसे पहले जब जल अवशोषित होता है वो होता है रूट हेयर्स के द्वारा। सॉइल से आएगा रूट हेयर से रूट के ही एपिब्लेमा, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन जाइलम। यानी कि यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कैसे हुआ है सॉइल से रूट के जाइलम में, इसे कहते हैं रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर। एक देखिए आप यदि अपन टीएस काटें तो एक रेडियल या रेडियस के थ्रू मूवमेंट हुआ है, जबकि ये तो हुआ अवशोषण। लेकिन एक बार जब जड़ों के जाइलम में आ जाता है वाटर, उसके बाद में जब जल वापस ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसे कहते हैं रस्सारोहण। अभी तक यदि आपको सीधा बताएं तो यहाँ देखिए सॉइल से वाटर आया था जड़ के जाइलम में, इसे कहते हैं रेडियल मूवमेंट इस दिशा में। लेकिन एक बार जब जड़ों के जाइलम में आ जाएगा फिर जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा उसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। देन रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप और रस्सारोहण। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए डेफिनेशन लिख रखी है एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ मिनरल एंड वाटर्स। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन ऑफ सेप। तो टू डिफरेंट थिंग्स आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं जो एसेंट ऑफ सेप जो एलिमेंट करते हैं वो कौन करते हैं। वो मुख्यतः हमें पता है रस्सारोहण या फिर जो सॉल्यूशन जिसका अवशोषण होता है वह ऊपर की तरफ किन तत्वों के द्वारा चढ़ाया जाता है, जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स के द्वारा। ट्रैकिड्स क्या होती है, वेसल्स क्या होती है, ये हमने लास्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ा था। ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस है। ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः मिलती है, वेसल्स एंजियोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर है। वेसल्स जनरली वुडी प्लांट्स में मिलती है। ये दोनों ही जाइलम के नॉन लिविंग पार्ट है, एक तरीके से पाइप जैसा काम करते हैं। तो जो रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप या जो सॉल्यूशन या जल अवशोषित हुआ है उसका ऊपर की तरफ मूवमेंट पादप के किस अंग के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो एसेंट ऑफ सेप अकर्स वाया जाइलम। देयर इज फ्यू एक्सपेरिमेंट प्रूव दिस। These are ringing और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट एंड मूवमेंट ऑफ डाइस। यहाँ पे मैंने खाली इनके नाम लिख रखे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमने मान लीजिए दो पेड़ लिए हैं जो या फिर एक पेड़ की दो शाखाएं ली हैं जो लगभग समान मोटाई की हैं, एक जैसी है। यदि मैं इसका टीएस काटूँ तो क्या होता है, मैं आपको एक जनरल चीज़ ही समझा रही हूँ। सेंटर में होता है जाइलम, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया X फॉर जाइलम, ये फ्लोएम। मैं आपको एक सिंपल सी आउटलाइन बता रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो दो शाखाएं मैंने ली हैं इनको बाहर से छीलना शुरू करूँगी मैं उसकी छाल को। ठीक है, तो पहली शाखा में मैं क्या करूँगी, इस जाइलम जो मैंने ये X लिख रखा है इस जाइलम के अलावा सारा भाग हटा दूँगी, यानी फ्लोएम भी नहीं है और फ्लोएम के बाहर के सारे टिश्यू भी नहीं है। जबकि दूसरा मैं जो लूँगी उसमें जाइलम के भी जो मेन एलिमेंट है उसको भी हटा दूँगी, केवल बीच में पिथ रहेगी। यानी कि दो समान शाखाएं ली हैं हमने, एक पेड़ की लगभग एक जैसी ब्रांचेज ली है। सॉरी, एक के अंदर हमने उसको छीलना शुरू किया। सॉरी, एक के अंदर हमने जाइलम और फ्लोएम दोनों हटा दिए, जबकि एक के अंदर हमने खाली फ्लोएम हटाया है। तो अब देखिए इसके अंदर इन दोनों को हम पानी की सप्लाई देते रहते हैं। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे जिस टिश्यू में आपने जाइलम या जिस शाखा में आपने जाइलम और फ्लोएम दोनों हटा दी है उसकी पत्तियां मुरझा जाती है।
लेकिन जिसमें आपने जाइलम रखा है, बाकी सारी चीज़ें हटा दी, उसकी पत्तियाँ नहीं मुरझाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर जाइलम है उसके अंदर पानी का मूवमेंट हुआ है, यानी कि उसके अंदर पानी का मूवमेंट हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? जाइलम के कारण ही हो रहा है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट या सेकंड जो था जिसके अंदर हमने जाइलम फ्लाइम दोनों हटा दिए थे, उसकी पत्तियां मुरझा गई, यानी कि उसके अंदर जाइलम नहीं था, तो पानी का मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने एक रिंग के अंदर छीलना शुरू किया था। गर्डलिंग यानी वहाँ पे गर्डल बना दी। तो हमने एक शाखा ली और उस शाखा के अंदर वहाँ से छीलना शुरू किया, एक में जाइलम सहित हटा दिया, एक में जाइलम को रख के बाकी से हटा दिया। ठीक है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ डाइस। हमने एक गमला लिया, उस पॉट के अंदर हमने जो पौधा लगा हुआ है उसको पानी डाला रंगीन करके, ब्लू डाल दिया, रेड डाल दिया। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि उसकी जो लीव्स हैं वो भी क्या होने लग गई, उस डाई के कलर की होने लगी। यदि आपने ग्रीन डाला है तो ग्रीन, रेड ब्लू डाला है तो ब्लू, रेड डाला है तो रेड, ग्रीन तो खैर होती हैं। अब जब आपको पत्तियां में उस कलर की दिखने लग गई तो हम उसका एक लीफ लेंगे, उसका टीएस काटेंगे, तो हम देखेंगे कि उनका केवल जाइलम वाला भाग है, उसके अंदर ही डाई है, फ्लोएम या दूसरे पार्ट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पानी की सप्लाई कौन कर रहा है? जाइलम, इसलिए उसके अंदर वो डाई या रंजक का कलर आया। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं जो प्रूव करते हैं कि एसेंट ऑफ सैप जो है वो जाइलम या उसके एलिमेंट्स के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है, ये देखिए, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। वाटर मेनली एब्जॉर्ब्स बाय रूट हेयर्स, ये हमने एब्जॉर्प्शन में बात करी थी। और जो जाइलम के एलिमेंट हैं वो उसका पूरी लंबाई में रसारोहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक जनरल डायग्राम है। सबसे बाहर कॉर्क होती है, फिर कॉर्क कैम्बियम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, अंदर की तरफ जाइलम है। ये एक जनरल डायग्राम है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम जाइलम को छोड़ के बाकी सारा बाहर का पार्ट निकाल देंगे। तो ये चीज़ आपको एक जनरल आइडिया ध्यान रहना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ से पहले और बाद में किस प्रकार से टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन रहता है। फिर देखिए, ये वही चीज़ लिखी हुई है, यूजिंग डाई एंड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट द एवरेज रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज 60 to 70 सेंटीमीटर पर मिनट। कलर या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे ही वाटर की मूवमेंट की रेट भी ज्ञात की जा सकती है कि किस दर से पानी ऊपर चढ़ रहा है। फिर देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में और एसेंट ऑफ सैप में मेन चीज़ जो आती है वो इससे रिलेटेड थ्योरीज आती है। तो जितनी भी थ्योरी है उसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, वाइटल फोर्स थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स यानी कि जैव बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स यानी कि भौतिक बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत का मतलब हो जाता है कि जो रसारोहण है यानी पानी की जो अपवर्ड मूवमेंट है उसके लिए कोशिकाओं में उत्पन्न जैविक बल यानी कि जीवित कोशिकाएं रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि यहाँ पे जाइलम के जो डेड एलिमेंट है यानी कि ट्रैकीड्स या वेसल्स वो मेन रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो क्या है, डेड है। जबकि ये थ्योरी कौन सी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो यहाँ पे जीवित बल के द्वारा रसारोहण किया जाता है। इसके अंदर आती है वेस्टरमेयर की थ्योरी, रिले पंप थ्योरी गॉडलेवस्की ने दी थी, जेम्स थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी ऑफ जेसी बॉस। फिर सेकंड है फिजिकल फोर्स थ्योरी यानी भौतिक बल सिद्धांत। इसके अनुसार जीवित कोशिकाएं नहीं हैं, कोई ना कोई भौतिक बल, फिजिकल प्रेशर और फोर्स यहाँ पे काम करता है, सच एज रूट प्रेशर थ्योरी, इम्बाइबिशन थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेशन टेंशन थ्योरी। हम इन सबको डिटेल में लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए वेस्टरमेयर थ्योरी। वेस्टरमेयर ने कहा था कि जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो केवल एक पानी के सोर्स की तरह यानी कि आप समझ लीजिए पानी के सिंक की तरह कार्य करती है। जो जाइलम पेरेनकाइमा यानी जाइलम की जो लिविंग सेल्स हैं, जाइलम पेरेनकाइमा, वो इस ट्रैकीड और वेसल्स में से पानी को लेती है और ऊपर की तरह मूव करवाती है। यानी कि यहाँ पे जो डेड एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, केवल सोर्स का कार्य कर रहे हैं, और जो मेन रोल है वो जाइलम की जीवित कोशिकाएं निभा रही है। ये वेस्टरमेयर का कॉन्सेप्ट था। फिर सेकंड है जेंसे। जेंसे ने कहा था कि मेड्यूलरी रे यानी कि जो चीज़ जाइलम पेरेनकाइमा कर रहा है वेस्टरमेयर वाली थ्योरी में, वो का वो काम कर रहा है मेड्यूलरी रे जेंसे की थ्योरी में। इन्होंने कहा मेड्यूलरी रे जो हैं वो जाइलम से
वाटर को लेती हैं और ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट करवाती हैं। और यदि किसी कोशिका के अंदर देखें हम, ये तो हुआ कोशिका का पानी का अपवर्ड मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू जेन्से, इनसाइड ऑफ ए सिंगल सेल वाटर मूवमेंट टेक प्लेस बाय इट्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि जो जीव द्रव्य है उसके अंदर धारा प्रवाह गतियाँ होती है। धारा प्रवाह गतियों के द्वारा ही पानी का कोशिका के अंदर मूवमेंट होता है। तो जेन्से और वेस्टरमेयर ने तो अपना ये सिद्धांत दिया। फिर है देखिए गॉडलेवस्की की रिले पंप थ्योरी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स जैसे होती हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर जब पानी की अपवर्ड मूवमेंट होती है तो वो स्टेयर जैसे होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू रिदमेटिक चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स, living cell absorbs water by osmosis and finally water is pumped into xylem vessels due to lowering of pressure in living cell. This staircase type of movement occurs. इनके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे ये तो है जाइलम पेरेन्काइमा, ये है जाइलम की वेसल्स, और ये कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे पानी आया, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो पानी यहाँ आ जाएगा। पानी जैसे ही यहाँ आएगा तो एक बार जब ये देखिए आ गया राइट साइड की तरफ, यहाँ से यहाँ, फिर जैसे ही यहाँ आया तो ये कहते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा। तो एक बार आप लेफ्ट राइट में आए फिर ऊपर की तरफ चले गए, जैसे ही पानी यहाँ आएगा इस वेसल में इस जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पानी वापस जाएगा वेसल के अंदर। फिर जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पे वापस ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ऊपर की जो पेरेन्काइमेटस सेल थी जिसका ओपिकम है वो वापस इसको खींच लेगा। जैसे ही यहाँ आया फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इसको ऊपर चढ़ाएगा, फिर ये वापस इस तरफ खींच लेगा। तो आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में रिदमेटिक यानी कि लयबद्ध परिवर्तन हो रहे हैं, कम ज़्यादा, और पर्यावरण का जो दाब है वो उसको ऊपर चढ़ा रहा है। तो इन दोनों कारणों के कारण वाटर की जो मूवमेंट होती है वो सीढ़ीनुमा होती है। गॉडलेवस्की के इस सिद्धांत को ही रिले पंप थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट, पल्सेशन थ्योरी ऑफ जेसी बोस। ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये जो जेसी बोस थे इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर यानी कि एंडोडर्मिस, हमें पता है कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत किसे कहते हैं? एंडोडर्मिस। जेसी बॉस ने कहा कि जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर रिदमेटिक चेंज होता है। ये रिदमेटिक चेंज वैसे ही होते हैं जैसे हमारा हार्ट रिदम करता है। जैसे हमारा हार्ट जो होता है वो संकुचन करता है फिर फैलता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट करता है, वैसे ही इनके अकॉर्डिंग पौधे की जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं वो इस तरह की मूवमेंट करती है। फिर इन्होंने कहा जब एंडोडर्मिस की सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो वो क्या करती है, अपने पास वाली और नीचे वाली सेल से पानी को जब वो फैलती हैं तो पास वाली और नीचे वाली सेल से पानी उनमें आकर भर जाता है, वो फैलती हैं। जैसे ही वो संकुचित होती हैं पानी अपने ऊपर स्थित कोशिकाओं में धकेल देती है। तो इस प्रकार रिदमेटिक मूवमेंट होगा, नीचे और साइड वाली सेल से पानी लेती रहेंगी और ऊपर की तरफ फेंकती रहेगी। इसे ही कहते हैं पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी कहाँ होती है? इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स यानी एंडोडर्मिस। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया। इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये गैल्वेनोमीटर, एक प्रॉब ली यानी कि निडल या प्रॉब से कह सकते हैं, एक इन्होंने एक कुंजी या बैटरी ली और एक प्लांट लिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो प्रॉब थी इसको जोड़ दिया इस प्लांट से और इस गैल्वेनोमीटर का एक सिरा इससे एक सिरा इससे करके इन्होंने एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। अब जैसे जैसे ये निडल इस प्लांट के अंदर धकेलते जाएंगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने गैल्वेनोमीटर ये जो प्रॉब थी इसको अंदर धकेलते गए तो जैसे ही एंडोडर्मिस में जाकर टकराई प्रॉब तो गैल्वेनोमीटर के जो विक्षेप थे वो एक रिदम में आने लगे, यानी कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने प्रूव और कर दिया कि यहाँ पे जो पल्सेशन जैसा प्रोसेस हो रहा है।
तो ये जेसी बॉस ने अपनी पल्सेशन थ्योरी दी थी। हालांकि जेसी बॉस के द्वारा दी गई ये पल्सेशन थ्योरी बिल्कुल भी, या मैं कह दूँ सत्य नहीं है, ये वास्तव में एक्चुअल थ्योरी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डेस्मोडियम गायरेंस नामक पादप पर, जिसे कॉमनली कहते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, किस लेयर में रिदमेटिक प्रोसेस होता है, यानी एंडोडर्मिस या इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है लिविंग सेल्स ऑफ इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स हैड रिदमेटिक पल्सेशन। दीज पल्सेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। Fine needle attached to galvanometer was inserted into plant. Galvanometer shows slow oscillation, but when it touched cortex cell, it turned violent, indicating that the cells are pulsating. तो जो मैंने आपको समझाया वो इसके अंदर लिख रखा है। तो ये पल्सेशन थ्योरी ऑफ जेसी बोस। देन देखिए फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये तो हमने पढ़ ली वाइटल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी यानी कि भौतिक बल जिम्मेदार है, जीवित कोशिकाएं जिम्मेदार नहीं है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैपिलरी वाटर, यानी केशिकत्व का सिद्धांत। कैपिलरी वाटर ये कहते हैं कि जैसे जाइलम की जो ट्रैकिडिया वेसल्स हैं वो बहुत नैरो होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, तो उनके अंदर जैसे केशिकत्व के कारण यानी वाटर के पृष्ठ तनाव के कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है, और उस पृष्ठ तनाव के कैरेक्टर के कारण पानी पौधे के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो इनके अनुसार कैपिलरी वाटर या जो कैपिलरी जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स की बनी हुई है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर राइजेज इन नैरो ट्यूब्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। इट स्टेट दैट इट इज़ द कैपिलरी एक्शन ऑफ नैरो जाइलम ट्यूब्स एंड इट इज़ फर्दर सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन आपको हर एक थ्योरी का यदि अगेंस्ट में कुछ दिया हुआ है तो वो भी ध्यान रखना है। कैपिलरी थ्योरी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि जो कैपिलरी थ्योरी है वो जाइलम की या जाइलम की जो ट्रैकिडिया वेसल्स हैं वो होती है 0.3 मिलीमीटर की, लगभग इतना ही इनका डायमीटर होता है। तो पृष्ठ तनाव या कैपिलरी का फॉर्मूला लगाएं तो इतनी साइज की कैपिलरी केवल 1 मीटर तक ही पानी चढ़ा सकती है, 0.03 मिलीमीटर और 1 मीटर। तो इतने साइज की कैपिलरी इतने ही हाइट तक पानी चढ़ा सकती है, लेकिन हमको पता है प्लांट्स की हाइट्स तो बहुत ज़्यादा होती है, तो कैपिलरी सिद्धांत वहाँ पे सही नहीं है। दूसरा, पृष्ठ तनाव वाला कॉन्सेप्ट तभी काम करता है जब उस कैपिलरी की जो इनर वाली लाइन है वो एकदम स्मूथ हो। तो कैपिलरी जो ट्रैकिड और वेसल्स की इनर लाइन है वो स्मूथ नहीं होती है नेचुरली। तीसरा एक और बात है यहाँ पे, जो कई बार जो जाइलम या हम पढ़ते हैं वेसल्स, उनके ऊपर ट्रांसफर सेप्टा पाए जाते हैं, ये यहाँ पे उनके अंदर ट्रांसफर सेप्टा होते हैं, ये क्लियर पाइप नहीं होता है। तो ये तीन इसके अगेंस्ट में है, तो कैपिलरी थ्योरी। दूसरा है इम्बाइबिशन थ्योरी, यानी अंतःचूषण। इम्बाइबिशन कहते हैं जल प्रिय कॉलॉइड के द्वारा जल का अधिशोषण। तो ये कहते हैं कि इम्बाइबिशन यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल को अधिशोषित कर लेते हैं और उसके द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। तो असेंट ऑफ सैप टेक प्लेस ड्यू टू इम्बाइबिशन कोर्स थ्रू वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स। ये कहते हैं लगभग 1000 ATM के बराबर हो जाता है, लेकिन देखिए इसमें भी लास्ट में हमने एक लाइन लिख रखी है, बट डिस्कार्डेड ड्यू टू फैक्ट दैट वाटर मूव्स इन ल्यूमन ऑफ वेसल्स रेदर देन थ्रू द वॉल्स। तो इम्बाइबिशन थ्योरी भी उतना सही नहीं है। उसके अलावा इम्बाइबिशन जो है वो इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि इम्बाइबिशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसके द्वारा हम जो पानी का बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रोसेस या फिर इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखिए रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत ये कहता है कि जब जड़ें जो हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो पानी और लवण का एक सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करती है। तो जड़ों की जाइलम में जो सॉल्यूशन आएगा वो एक प्रेशर कॉज करेगा, उस प्रेशर को ही कहते हैं रूट प्रेशर। यह रूट प्रेशर ही वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। This is called as root pressure theory. When
वाटर्ड प्लांट इज कट नियर बेस्ड जाइलम से फ्लो आउट ऑफ एंड विद ए प्रेशर। ये कह रहा है कि हमने यदि जस्ट उसको जड़ के पास से काट दिया तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत तेज़ी से सैप बाहर आएगा। ये जो तेज़ी से प्रेशर है वो रूट प्रेशर है। वो कहाँ से बना, जब उन्होंने अवशोषित किया तो वहाँ पे कॉलम बना, उसे ही कहते हैं रूट प्रेशर। मेनली ऑब्जर्व इन हर्बेशियस प्लांट, वाटर ooze out due to bleeding. This is due to hydrostatic pressure inside root called as root pressure. ठीक है, जैसा मैं अभी आपको समझाया सीधी सी भाषा में कि जड़ें जल अवशोषित कर रही है, यानी कि लवण जल का विलयन अवशोषित कर रही है, तो उनकी वेसल्स में जो अवशोषण हुआ है, वो सॉल्यूशन आया है, उसके कारण जो प्रेशर बना है उसको ही कहते हैं रूट प्रेशर। अब आप उसकी कटिंग करेंगे तो वहाँ पे तेज़ी से वो वापस सीक्रेट होगा। वो किसके कारण हुआ? रूट प्रेशर के कारण। रूट प्रेशर अपीयर ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ रूट सप्लाइड विद आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, रूट प्रेशर डिसअपियर। ठीक है, अब देखिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कोहेशन एडेशन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इससे पहले मैंने एक डायग्राम ले रखा है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वही है जो मैंने आपको पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में समझाया था। देखिए पहले मैं आपको ये समझा दूँ। हमने बात करी थी जल का निष्क्रिय अवशोषण कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। क्यों होता है? जैसे ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। तो लीफ की जो मीजोफिल सेल्स है वो ट्रांसपिरेशन करेगी, तो उनके अंदर पानी की कमी हो गई तो पानी की मांग बढ़ गई। तो पानी की मांग कह दो चाहे आप डीपीडी कह दो, वो बढ़ गई। तो वो वहाँ से कहाँ से लेगी? अपनी पास वाली कोशिकाओं से लेगी। पास वाली कोशिकाएं कहाँ से लेगी? वो आखिर पानी का सोर्स कहाँ है? जाइलम के पास। तो वो चली जाएंगी, लीफ का जो जाइलम है वहाँ तक उसका टेंशन चला जाएगा। मीजोफिल से पानी लॉस हो गया तो उसकी मांग बढ़ गई। मांग यानी डीपीडी या एसपी, उसने अपनी पास वाली सेल से ली, उसने अपनी पास वाली सेल से। ओवरऑल पानी है किसके पास? जाइलम के पास। तो मीजोफिल सेल यानी स्टोमेटा वाली सेल से पानी कहाँ आ गया? मांग वेसल्स के पास। अब ये वेसल्स किससे जुड़ी हुई हैं? लीफ की वेसल स्टेम की वेसल से। स्टेम की वेसल्स किससे जुड़ी हुई है? रूट की वेसल्स, यानी हम कह सकते हैं रूट के जाइलम से। तो अब रूट का जाइलम पानी कहाँ से ले रहा था? रूट की हेयर से। तो देखिए पत्तियों से लेके रूट के हेयर तक एक कॉलम बन गया, उसे ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ये कॉलम या पुल या खिंचाव या तनाव किसके कारण बना है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। अब देखिए, अब दूसरी तरफ आता है कि जब ट्रांसपिरेशन से ये पुल बना है, ये पुल या ये जो कॉलम है वाटर का, ये मेंटेन क्यों है? ये एक पाइप लगातार, उस पाइप के अंदर पानी मेंटेन कैसे है? तो यहाँ पे देखिए डिक्सन और जॉली दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि ये जो कॉलम वाटर का मेंटेन है उसके लिए दो बल जिम्मेदार हैं। वो बल कहलाते हैं संसंजन बल और आसंजन बल, कोहेशन एंड एडेशन फोर्स। कोहेशन का फोर्स का मतलब होता है ऐसा बल, कोहेशन मतलब संसंजन, ऐसा बल जो दो सेम अणुओं के मध्य लगता है। जबकि एडेशन का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। तो हमने अभी क्या बात की कि ट्रांसपिरेशन के कारण पत्तियों से लेके जड़ों के जाइलम तक एक कॉलम बन गया, उसे तो हमने ट्रांसपिरेशन पुल कह दिया। वो कॉलम मेंटेन क्यों है? दो फोर्स के कारण मेंटेन है, जिसमें एक है कोहेशन फोर्स और एक है एडेशन फोर्स। कोहेशन यानी कि संसंजन, यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। पानी का कॉलम कैसे मेंटेन रहेगा? जब उसमें उपस्थित सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल आपस में बाइंडेड हो। तो पानी के अणुओं के मध्य उपस्थित बल जो कहलाता है कोहेशन या कोहेसिव फोर्स या संसंजन बल, एक तो वो बल। दूसरा, तब तक पानी का कॉलम मेंटेन हो गया। दूसरा कैसे मेंटेन रहेगा? जब वो पानी के अणु उस जो वेसल्स या ट्रैकिड है उसकी दीवार से भी चिपके रहे। तो पानी के अणु और उस वेसल्स की दीवार के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं आसंजन बल। एडेसिव फोर्स वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है। तो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स इसके लिए जिम्मेदार है। तो एक ही थ्योरी है, मैंने उसको दो तरीके से समझा दिया आपको, या दो पार्ट में समझा दिया। पहला पार्ट कि हमने पुल को कैसे बन रहा है, ये पुल क्यों बन रहा है? वाष्पोत्सर्जन के कारण, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है।
अब जैसे ये ट्रांसपिरेशन पुल बन गया, ये मेंटेन क्यों है, ये उसके कारण, दो बलों के कारण है, जिसे कहते हैं कोहेसन और एडेशन फोर्स। कोहेसन जो सेम अणु के मतलब पानी के अणुओं के मध्य लग रहा है, एडेशन फोर्स जो दो डिफरेंट के बीच में लग रहा है, पानी और उस वेसल्स की दीवार के बीच में, ठीक है। तो कोहेसिव एडेसिव फोर्स। तो देखिए हम इसको वापस देख लेते हैं। अब देखिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ये अपर एपिडर्मिस लीफ की, ये लोअर एपिडर्मिस, ये यहाँ पे स्टोमेटा है। ट्रांसपिरेशन O2 का देखो, यहाँ पे O2 इवेपोरेट हो गई, तो स्टोमेटा से पानी निकल गया। स्टोमेटा से पानी निकल गया तो वो पानी यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ से पानी आएगा इस लीफ मीजोफिल की सेल से, ठीक है। लीफ मीजोफिल की सेल्स पानी कहाँ से लेंगी, वो लेंगी यहाँ से, जाइलम से, यहाँ पे जो जाइलम है, ठीक है। अब ये जाइलम जो देखो, ये आपको अंदर की तरफ पाइप जाता हुआ दिख रहा है, ग्रीन के अलावा ब्राउन रंग का अंदर की तरफ पाइप। ये पाइप किससे जुड़ा हुआ है, ये तो पार्ट है लीफ का, ये पाइप किससे जुड़ा हुआ है, स्टेम के पाइप से जुड़ा हुआ है। ये हमने खाली लीफ का पार्ट लिया है, तो यहाँ से पानी एनवायरनमेंट में चला गया तो यहाँ पे कमी हुई, इसने इससे लिया और इसने इससे लिया, और ये किससे जुड़ा हुआ, स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम रूट के जाइलम से। तो मैंने आपको जो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है वो इस डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में कोहेसन टेंशन थ्योरी, दिस वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली बट थ्योरी हैज़ बीन एक्सपेंडेड। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्शन फोर्स थ्योरी और मे बी कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। अब फिर ये जो मैंने आपको समझाया, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, व्हेन फाइन वाटर कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसपिरेशन पुल एज ए ग्रेट एज 1000 बार और मोर, द वाटर कॉलम इज लाइकली टू स्नैप बट इट डज नॉट बिकॉज इंटर molecular force that hold the water molecules together after greater than opposing force. Such force, ये जो मैंने आपको जितना समझाया ये सारा इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। Transpiration pull develops a negative pressure or tension in xylem cell which transfer to the roots. DPD of water in mesophyll cell increase, ये जो मैंने आपको समझाया कि कैसे वो इसका वाटर का मूवमेंट हो रहा है। लीव्स लूज वाटर स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, लीव्स मीजोफिल से लिया, मीजोफिल ने कहाँ से लिया, जाइलम से लिया, जाइलम के कारण एक कॉलम बन गया, वो किस लिए बन रहा है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के कारण बन रहा है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के कारण एक पुल या खिंचाव बन गया है। ये इसके सपोर्ट में एविडेंस है। ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप इन द एरियल रीजन इन द एयर इज मोर देन 1000 बार्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स दैट होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन ए कॉलम ए नैरो एज जाइलम वेसल्स, ये इसके सपोर्ट में है। यदि जैसे वास्पोस, पहला इसके सपोर्ट में मैं आपको सीधा सा समझा दूं कि जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा अवशोषण होगा। इसका मतलब अवशोषण या उतना ही होगा जितना रसारोहण हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन और एसेंट ऑफ सैप आपस में रिलेशन है, ये चीज़ प्रूव कर रही है। फिर दूसरा, यदि हम कोई तेज़ ट्रांसपिरेशन कर रहा है प्लांट, उसको हमने यदि अचानक से काट दिया तो उसके अंदर आप देखेंगे वाटर का कॉलम बहुत अंदर चला जाता है। वाटर का कॉलम तभी अंदर जाता है जब एक फ्लो से चलती हुई चीज़ को आपने बीच में तोड़ दिया, तो ये इसका दूसरा प्रूफ है। फिर इसी प्रकार से मैकडोगल ने एक डेंड्रोग्राफ बनाया था। उस डेंड्रोग्राफ में उन्होंने देखा एक दैनिक परिवर्तन होते हैं। उच्चतम वाष्पोत्सर्जन के समय स्तंभ संकुचित तथा इनका व्यास न्यूनतम होता है, जबकि रात में व्यास पुनः पूर्व अनुमान में आ जाता है। दिन में स्तंभों के व्यास में कमी निश्चित रूप में जाइलम वाहिकाओं में उपस्थित तनाव के कारण होती है। इसी प्रकार जाइलम रस की ससंजी क्षमता अथवा जो टेंशन की कैपेसिटी है वाष्पोत्सर्जन तनाव के प्रतिबल को सहन करने के लिए काफ़ी पर्याप्त होती है। ये कुछ इसके सपोर्ट में है। फिर द फोर्स दैट ऑपरेट कोहेसन, ये ठीक है। लास्ट में देख रही कि गट्टेशन, गट्टेशन को हिंदी में कहते हैं बिंदु स्त्रवण। बिंदु स्त्रवण कब होता है, जब कोई पौधा पानी ले तो ज़्यादा रहा है, यानी अवशोषण तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो क्या है, कम है, यानी ज़्यादा आ रहा है कम जा रहा है। तो क्या होगा, ये पौधे क्या करेंगे, पत्तियों के किनारों में उपस्थित स्पेशल छिद्र
या रंध्रों के द्वारा जल को बूंदों के रूप में विसर्जित कर देंगे। वाष्प के रूप में विसर्जन होता है वाष्पोत्सर्जन में, बिंदु स्त्रवण में होता है बिंदु या फिर डॉट्स के रूप में। तो जल का बिंदु के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है? बिंदु स्त्रवण। यहाँ पे जो छिद्र होते हैं वो स्पेशल प्रकार के होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइडेथोड्स, जल रंध्र। तो ट्रांसपीरेशन और ग्रेटेशन अलग अलग चीज़ें हैं। वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, यहाँ पे ड्रॉप की फॉर्म में होता है, वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये हाइडेथोड्स के द्वारा होता है। जब ये कब होता है? ये जनरली हब्स के अंदर होता है, तभी होता है जब पानी का अवशोषण ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपीरेशन कम हो रहा है। जनरली हमें अर्ली मॉर्निंग के टाइम ये दिखाई देता है। तो ये हुआ असेंट ऑफ सैंड। थैंक यू।